पूरे आसमान ने काली चादर चढ़ाई हुई थी और उस हर जगमग करते सितारे और चांद दुनिया के हसीन तरीन मंजर में से एक लग रहे थे। ऐसे में अलीफ उस 7 स्टार पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। आसपास दूसरे कपल भी थे जो उस मौसम और जगह से खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। काले लंबे गर्दन तक आते बाल, घनी दाढ़ी, मूछें, ग्रे कलर की सर्द उसकी आंखें, सफ़ेद रंग का मालिक जो बीस का राइट हैंड इस वक्त एक कपल पर तिरछी नजरें जमाए बैठा था और उस आदमी के साथ बैठी औरत मुस्कुराकर उसे देख रही थी। अलीफ को लग रहा था बस कुछ ही देर में उसका काम होने वाला है, पर उसकी सोच को नाकाम करते उस आदमी ने अपने साथ लाई लड़की की कमर में बाजू डालकर उठ खड़ा हुआ। वो लड़की शायद कुछ देर मस्जिद बैठने का कह रही थी, पर वो आदमी उसका मूड शायद खराब हो चुका था। तभी उसकी एक भी सुने बगैर उसे लिए अंदर होटल में चला गया। पर जाते हुए वो लड़की अलीफ को देखकर मुस्कुराना नहीं भूली। अलीफ ने सख्ती से मुट्ठी भींची। वो चाहता तो उससे अभी के अभी उड़ा सकता था, पर यह आदमी बहुत ज़रूरी था आलिम के लिए। तभी सब्र से काम ले रहा था। उनके जाने के बाद कुछ देर खुद भी बैठा रहा ताकि किसी को शक न पड़े, और फिर उठकर खड़ा हो गया। इस होटल में लगभग 100 के करीब रूम्स थे। ये एक बड़ी बिल्डिंग नुमा होटल थी और कराची की मशहूर। इस होटल को मस्जिद हास उसके करीब बीच बनाती थी, जहाँ सुबह होते ही लोग जमा हो जाते उस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए। ये एक महंगी होटल थी जहाँ पर मुल्क के बड़े बड़े लोग आते थे अपनी फैमिली, गर्लफ्रेंड्स और दूसरी औरतों के साथ। यहाँ तक कि कराची घूमने के लिए आए बाहर के मुल्क के लोग भी यहीं स्टे करते थे। हेलो। नाश्ते के बाद लॉन्च में बैठे सईद आलिम से मुस्कान ने कहा। उसका मकसद उसके घर में एंटर होकर उसे शौक देना था, पर जब नजर साइड वाले सोफे पर पड़ी तो खुद शौक में आ गई। वो ब्लाइंड ब्यूटी। हैरत सदमे से उसकी आवाज़ निकली। उसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि सिर्फ पास खड़ा आरिफ ही सुन सका, और उसका दिल किया खुद को गोली मार दे। न खुद मरने का सोचना, न मुझे मारने का। साइर की बीवी है, होरुलैन। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। आरिफ की नीची आवाज़ में सरगोशी की तो मुस्कान कुछ देर के लिए समझती चुटकी बजाकर बोली, ओह समझ गई। साइर ने ब्लैक किंग को पकड़ने के लिए उसकी रकील को बीवी बना दिया ताकि वो ढूंढते सामने आए। और आरिफ ने एकदम गुस्से से उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया। ये तो शुक्र था कि साहिर से वो कुछ दूर थे, या साहिर ने मुस्कान की बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। आरिफ के मुंह पर हाथ रखने से मुस्कान ने आंखें फैलाई। तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, जाहिल औरत? उसे वहां से खींचकर साइड करते पूछा। मुस्कान ने आंखें पटपटाई। काम के लिए। साहिर को काम वाली की जरूरत है और मुझे माशाल्लाह से छत की, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ। वो बोली तो आरिफ ने गहरी सांस खारिज की। वो रात को ही यहाँ आए थे और आते ही अपने अपने रूम में चले गए थे जहाँ वो कभी कभार रहते थे, और अब सुबह होते ही इस मुसीबत को ना समझाने की सज़ा मिल रही थी। कुछ भी हो मिसू, तुम्हें सिर्फ जो काम साइर बोले वो करना है, और पास को जरा भी होरुलैन के सामने नहीं धुराना। अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी, और सजा की हकदार भी। फिर मुझे मत कहना। उससे उंगली से वॉर्न करते हुए कहा और आंखें घुमाई। ठीक है समझ गई, अब जाने तो दो। मुबारकबाद तो दूँ उन्हें शादी की। निकाह के छुआरे भी नहीं खिलाए। उसे सामने से धक्का देती वो शिकवा करती बोली, और जाने लगी कि आरिफ ने उसे गलाए पकड़कर वापस खींचा। नुकरानी बनकर जा रही हो, ना कि मालकिन। और छवारे तो ऐसे मांग रही हो जैसे तेरे भाई की शादी हो। वो मुंह बनाकर बोला, शुक्र माने तो सही मेरे भाई हो। वो कलाई छुड़वाकर आगे बढ़ी। और फिक्र ना करो, एसपी से शादी होने दो, मालकिन भी बनकर दिखाऊंगी। एक अदा से बाल झटकती वो लॉन्च में उनके पास आई। ये मुंह और मसूर की दाल। हरी बड़बड़ाकर उनके पास आया और सलाम किया, जिसका दोनों ने जवाब दिया। रूला इनकी सारी तवज्जो हिल की टिक टिक और लड़की की आवाज़ पर थी। तुमने मुझे याद फरमाया साहिर। मगरूरियत से कहते वो रूलैन का जायजा लेने लगी, जो काले लंबे नम बालों के साथ ब्लू घुटनों तक आती फ्रॉक जींस में कंधों के गिर्द दुपट्टा फैलाए बारबी डॉल लग रही थी। उसके सुर्ख सुर्ख फूले गाल मुस्कान के दिल में हलचल मचा गए कि जाकर उसके गाल पर एक चुटकी काटे। पर साहिर की मौजूदगी को देखते वो खुद की कलाई में ही चुटकी काटने लगी कि बेसाख्ता मुंह से आ निकली। दोनों ने उसकी जानिब देखा और रूल एन की लब भी पड़पड़ाई कि क्या हुआ। आरिफ उसकी हरकतें समझकर मुस्कुराहट रोकने लगा। काम तो मैं समझा चुका है आरिफ यहाँ आने का। उसने उसकी आंख को नजरअंदाज करते पूछा। नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं समझाया काम के बारे में। अपने मुताबिक उसने आरिफ की बेइज्जती की आधे कहा, पर मजा ना आया। साहिर ने आरिफ की तरफ सवाली नजरों से देखा। साहिर, मैं चाहता था तुम समझा दो। उससे मुस्कान की तरफ देखकर कहा,
साहिर सोफे पर उठा और साथ मुस्कान को भी उठने का कहा। वो ना समझते उठी और उसके पीछे जाने लगी, पर एक नज़र आरिफ को देखना नहीं भूली। कैसी हैं हुरुलैन? उससे हाथ मुड़ते देखकर आरिफ ने मुहातिब किया। हुरुलैन ने आवाज़ पर सर उठाया। ठीक, वो मुंह बनाकर बोली, क्योंकि वो ये आवाज़ पहचान गई थी, जो उसके निकाह में भी शामिल था, डाकू की तरह। आरिफ मुख्तसर जवाब पर मुस्कुराया। मैं भी ठीक हूँ और आज से यहीं रहूंगा आपका गार्ड बनकर। आरिफ के कहने पर वो शर्मिंदा सी हुई, सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर नाक चढ़ाकर मुंह मोड़ गई। मेरी बला से बॉर्डर पर जाओ, मुझे क्या? वो बड़बड़ाई तो आरिफ सुनकर हंस दिया। मैं साहिर का वफादार आदमी हूँ तो नहीं जा सकता। हुरुल ऐन आंखें घुमाकर रह गई और सोच रही थी कि साहिर उस लड़की के साथ कहाँ गया है। साहिर ने मुस्कान को समझा दिया था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, उसे हुरुल ऐन के साथ ही रहना पड़ेगा और वो जहाँ कहेगी वहाँ लेकर जाएगी, पर सिर्फ घर की हद तक। और शाम में जब वो आए तो अपना डिनर पहले से लेकर वहाँ से रूम में चली जाए। दोपहर के खाने के लिए उससे कुक को कहा था, जो आज कुछ ही देर में आ जाएगी। उससे बताया तो मुस्कान ने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। साहिर वापस लाउंज में आया तो हुरुलैन को सख्ती से हाथ मरोड़ते पाया। उसकी छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। एन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पीछे तुम्हारे साथ एक मेड होगी, तो इससे मिलो, मुस्कान से। ये आरिफ की बहन है और आज से यहाँ तुम्हारे साथ होगी। साहिर उसके साथ बैठकर बोला, पर उसकी बात की जानिब हुरुलैन ने तवज्जो नहीं दी। एक पल के लिए साहिर की आंखों में सर्द तासुर लहराए, फिर अगले पल वो नॉर्मल तासुरात के साथ उसे देखने लगा। मुस्कान ये सब देखते गश पर गश खा रही थी। कोई बीस को इग्नोर कर रहा था और वो खामोश था। क्या बात है इस लड़की की, तो दाद देनी पड़ेगी, उससे दिल में सोचा। अपना ख्याल रखना, शाम को मिलते हैं। उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त करते हुए आहिस्ता से बोला कि दर्द से हुरुल ऐन आंसू पी गई। ठीक है। उसके सर हिलाने पर साहिर ने हाथ से अपनी गिरफ्त छोड़कर गाल थपथपाया और उठकर वहां से चला गया। उसके पीछे आरिफ भी था, क्योंकि उसे गेट पर रहना था। पिछले गार्ड को साहिर ने फारिग कर दिया था और उसकी जगह आरिफ ने ले ली थी। वहशी जंगली। अपने हाथ को सहलाते हुरुलैन बड़बड़ाई। हाँ तो हुरुलैन कैसी है? वो तब से उसके साथ बैठती बोली। तुम्हारे पास मोबाइल है? उसके सवाल को दरगुजर करते हुर ने पूछा। मुस्कान ने पहले आंखें सुकेड़ी, फिर मुस्कुराई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कॉल करनी है अपनी बहन को, नंबर मिलाओ। वो उसका जुमला सुने बिना ही जल्दी से बोली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मोबाइल नहीं है। उससे मुस्कुराकर अपना जुमला मुकम्मल किया और हुरुल ऐन शर्मिंदी और जल्दबाजी से ब्लश हो गई। मुस्कान ने बड़ी दिलचस्पी से उसके सुर्ख गाल देखे। बहुत खूबसूरत हो, मेरे पास लफ्ज़ नहीं तारीफ के लिए। उसके गाल पर चुटकी काटते वो बोली तो हुरुल ऐन आ करती रह गई। उसके सफ़ेद रुखसार पर सुर्ख निशान पड़ गया उसकी चुटकी से, जिससे वो सहलाने लगी। तुम्हारे बाल भी खूबसूरत है, इतने लंबे कैसे हैं? चिढ़ नहीं होती इनसे? उसके बिखरे बालों को देखते हुए मजीद बोली। हुरुल ऐन हैरत से उस लड़की को सोचने लगी कि अभी आई है और बातें ऐसे कर रही है जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। मुझे तारीफ पसंद नहीं, उससे मुंह बनाकर कहा। अभी इतनी इंसल्ट फील हुई मोबाइल मांगने से कि जिसका शोहर उसे नौकरानी कार्ड दे सकता है तो एक मोबाइल क्यों नहीं? ओह, पर मैं खूबसूरत चीज़ों इंसानों को सराहे बगैर नहीं रह सकती। उसने बगैर नाश्ते के मुंह में बबल डालते कहा। पर मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो चिढ़कर बोली। ये तो मुझे मालूम है। मुस्कान ने मुस्कुरा कर कहा, फिर उसके चुप रहने पर एहसास हुआ कि क्या भूल गई है। बबल खाओगी? उससे जेब से दूसरा निकालकर नूरुल ऐन के सामने किया, जिस पर उससे खामोशी से इनकार में सर हिलाया। सॉरी, पर खाना तो पड़ेगा, उससे कहकर जबरदस्ती हूर के मुंह में बबल डाल दिया। वो घबराई हुई इल्तिजा भी ना कर सकी इस अचानक हमले से। क्या बदतमीजी है ये, वो चिल्लाई। सॉरी, आई नो तुम्हारे लिप्स को टच करने का हक सिर्फ साहिर को है, पर मैंने तुम्हें बबल खिलाना था क्योंकि मैंने फ्रेंडशिप करनी है तुमसे, वो लापरवाही से बोली। और उससे पता ही ना था कि हुरुल ऐन की अंदरूनी हालत क्या थी। उसकी बात पर अगर यहाँ वहाँ देखने की बजाय उसके चेहरे को देख लेती तो कहका लगाए बगैर न रह सकती। सब जंगली वहशी मिलकर साथ हुए हैं, वो दिल में सोचती बबल चबाने लगी। तुमने जवाब नहीं दिया दोस्ती का, पर इससे पहले मेरा असूल याद रखना, मेरी दोस्ती में हेल्प का कानून नहीं। हुरुल ऐन ने दांत पीसे। तो ऐसी दोस्ती का मैं अचार डालूं, वो तंसिया बोली। नहीं, हमारा टाइम पास हो जाएगा, हुरुल ऐन की नाखून चेक करते बोली। शुक्रिया, पर मेरा टाइम अच्छा पास हो रहा है, वो हाथ छुड़वाकर गुस्से से कहती उठ खड़ी हुई। तुम बहुत क्यूट हो, उसके साथ आते उसकी हफ्की देखकर कहा तो ना चाहते हुए भी उसकी
हूर ने मुस्कुराहट रोकी। हंसी तो फंसी। मुस्कान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते कहा तो उससे लेकर लॉन में मौजूद झूले पर आ गई। हुरलैन भी कोई जवाब दिए बगैर साथ हुई। कुछ देर बाद हवा में उड़ती हुरलैन की खौफनाक चीखें थीं और पीछे झुलाती मुस्कान के कहके आरिफ लॉन से हुरलैन की चीखें सुनकर भागा आया और वहां का मंजर देखकर दिल किया अपनी बहन का गला दबा दे और जल्दी से कामती हुरलैन के पास पहुंचा। वो कुछ किचन की चीज़ों की खरीदारी करके अपने ख्यालों में रास्ता क्रॉस करने लगी कि अचानक सामने से आती गाड़ी उसके पाँव के करीब आकर रुकी और आग करती पीछे होने की कोशिश में नीचे गिरी। नतीजतन उसका सारा सामान रास्ते पर फैल गया। उफ! वो बुरहान की गाड़ी पर नजर डालते करा कर अपनी हथेलियां देखने लगी जो सुर्ख पड़ गई थीं। ये तो शुक्र था चोट नहीं आई। नूरुलैन, तुम ठीक हो? बुरहान जल्दी से बाहर आया और नीचे बैठी नूर को देखते परेशानी से पूछा। हाँ हाँ, ठीक हूँ, सॉरी। वो अपने कपड़े झाड़कर उठी और फिर सामान को नीचे देखकर जल्दी से उठाकर बैग में डालने लगी। तब तक लोग उससे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे पर उसे फिक्र नहीं थी। एक दो पैसे नहीं थे, दूसरा उस नवाबजादे ने अचानक ही आकर सारा नुकसान कर दिया। आओ मेरे साथ, कहाँ जा रही थी? बुरहान कहकर गाड़ी फ्रंट डोर उसके लिए खोल दिया। नूर ने पहले उसे देखा और फिर गाड़ी को। माफ करना, हमारी इतनी औकात नहीं। वो तड़क कर कहती वहां से जाने लगी। बुरहान के माथे पर तेवरियां पड़ गईं और आंखों में हमेशा की तरह गुस्सा उबलने लगा। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। उसके तुम कौन मैं कौन वाले अंदाज पर उसे आग लगी और उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और दरवाजा बंद करके खुद दूसरी तरफ आ गया। नूरुल अहन मजीद तमाशा इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि ये मेन रोड था। अब बताओ, चोट तो नहीं आई कहीं? और जहाँ कहाँ रही थी? गाड़ी स्टार्ट करते उससे मसरूफियत से पूछा। बुरहान की बात पर नूर ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से बाहर देखने लगी। बुरहान ने उसकी हठधर्मी पर दांत पीसे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ नूर। गुस्से से वो बोला, फिर भी ऐसा लगा जैसे अपने आप से सवाल किया हो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? नखरे दिखा रही हो। गाड़ी एक साइड रोकते उससे नूर के पास से उसे पकड़ कर उसे अपनी तरफ रुक किया और दाड़ दे पूछा। बच गई मैं, ये काफी नहीं तुम्हारे जवाब के लिए? उसकी दाढ़ पर वो भी चीखी। बुरहान ने हैरत से उसे जरा से गुस्से पर सहम जाने वाली लड़की को देखा। अपने बाजू पर उसके लम्ब से धड़कनों में शोर समझ गया और माथे पे नन्हे नन्हे पसीने एकत्र नुमादार हुए। उसे घबरा कर अपना बाजू उसकी ग्रिप से छुड़ाया और बगैर एक सेकंड भी बैठे वो क्रोसी ब्रेक उठाए गाड़ी से निकल आई। नूर, वापस आओ। वो पीछे से घुराया पर नूर एक भी सुने बगैर वहां से तकरीबन भागते हुए उससे दूर हुई। डैम फूल। उसे स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो मुंह खोले उस 7 स्टार होटल के सामने खड़ी थी जो पूरी जैसे कांच की बनी थी। वहां आते जाते अमीर कबीर लोगों को देखते उसकी टांगें कांपने लगी थी। अपनी टूटी हिम्मत को बांधते अल्लाह का नाम लेकर होश लबों पर जुबान फेरती वो कदम उठाए आगे बढ़ी। दिल तो कर रहा था यहाँ से ही दौड़ लगाए और घर में जाकर दम ले। वो आहिस्ता से ग्लास डोर को धकेलती अंदर दाखिल हुई और वहां उसका मुंह मछली की तरह खुल और बंद हो रहा था। उसे लगा वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हूँ। बहुत खूबसूरत थी 7 स्टार होटल पर उसमें रहने वाले लोग पता नहीं कैसे थे वो नहीं जानती थी। उसे सुबह ही उस आदमी को कॉल करके हाँ कहा था और एक बार देखने आने का कहा था तो उससे उसे बेफिक्र रहने की तसल्ली देते एड्रेस सेंड किया। बुरहान से हुई मुलाकात के बाद उसने और भी पक्का इरादा कर लिया था और कुछ देर बाद ड्रेस चेंज करके यहाँ पर थी। उस शकील नामी आदमी ने उसे कहा था कि उसकी जब तसल्ली हो जाए तो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की सिर्फ उसकी वहाँ मौजूद ऑफिस का पूछे और वो उससे जहाँ जाने को कहेगी वहीं आए ताकि वो उसे होटल के बॉस से मिलवा सके। और नूरुल एन ने चारों अतराफ नसें घुमाकर अपनी तसल्ली कर ली। अब इतने लोगों में मुझे कोई तकलीफ क्या दे सकता है? वो खुद से बोली और खुश होकर सामने रिसेप्शन पर मौजूद लड़की की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उसे शकील नामी आदमी का दिया हुआ कार्ड दिखाया तो उसे नूरुल एन के चेहरे को देखकर बोला, यहाँ से राइट जाएं और 4th फ्लोर पर रूम नंबर 113। वो कहकर दूसरे वहां मौजूद लोगों को जवाब देने और नूरुल एन कुछ झिझकती आगे बढ़ी। लिफ्ट से निकलकर वो 4th फ्लोर पर आई। वहां भी जदीद मॉडर्न किस्म की लड़कियां और लड़के थे, शायद कपल्स से। वो 113 नामी रूम नंबर का वर्ड करते धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ रही थी कि सामने से एक रूम से निकलते कमाल साहब पर नजर गई। नूरुल एन का तो सांस बंद पड़ गया और हाथ पैर कांपने लग गए। अगर आज ताया अबू की नजर पड़ गई तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा हमें खानदान में बदनाम करने का। वो कांपते हाथों पैरों के साथ पीछे को खिसकी और कमाल साहब ने जैसे ही नसें उठाई नूरुल छपाक के साथ अपने बाईं तरफ मौजूद रूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तो शुक्र था कि दरवाज़ा खुला हुआ था। नूरुलैन,
कमाल साहब को लगा वो अचानक अंदर घुसने वाली लड़की नूरुलैन है, तो उससे उसकी तरफ हैरत से कदम उठाए। वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आए थे और अंदर मौजूद दरवाजे से टेक लगाए खड़ी नूरुलैन की वहशत से आंखें फैली हुई थीं। वो आंखें फाड़ मुंह खोले सामने के मंजर को देख रही थी, जहाँ बगैर शर्ट के काले लंबे बाल और घनी दाढ़ी मूछों वाला कोई 25 साल का लड़का एक मॉडर्न लड़की की कमर में हाथ डाले रूम के बीचों बीच खड़ा था। अलीफ और उस जीना नामी लड़की ने अचानक अंदर दाखिल होती नूरुल एन को हैरत से देखा। कितनी मुश्किल से उसे मौका मिला था अलीफ के पास आने का, वो भी नदीम के सोने के बाद, पर उस लड़की ने अचानक आकर उसका मूड खड़ा कर दिया। नूरुल एन को अपनी पोजीशन का एहसास होते उससे शर्मिंदा होकर सर झुकाया। अलीफ का गुस्से से बुरा हाल था, दिल कर रहा था अभी खींचकर उसे थप्पड़ मारे कि 3 दिन होश में ना आए। आउट। वो धाड़ा नूरुल एन सहम कर रह गई। नूरुलैन। कमाल साहब ने दरवाज़ा नॉक करते रूम से नूर को पुकारा। सॉरी, वो प्लीज़। डुबडुबाती आंखों से उसे इल्तिजा की। यू बिच, सुना नहीं? टीना हरगिज़ से ये चांस मिस नहीं कर सकती थी, तभी अलिफ से अलग होकर गुर्राई। बेबसी से नूरुलैन के आंसू रुखसार पर फैल चलाए और उससे दरवाजे को देखा। वो प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट, उससे डरते अलिफ को देखकर कहा। अलिफ खामोश हो गया और उससे दिखने लगा जिसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। सुनो, वहां जाओ। भारी गंभीर आवाज़ पर नूर ने सर उठाया तो सुर्ख ग्रे आंखों का टकराव हुआ। बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उसे बाथरूम की तरफ जाने का कह रहा था। नूर ने कुछ हौसला होकर नफे में सर हिलाया। नूरुलैन, मैं जानता हूं अंदर तुम हो, बाहर आओ। कमाल साहब किसी के जवाब न देने पर गुस्से से बोले। उन्हें पूरा यकीन था कि वो नूर ही थी। आज तो उसे पकड़ कर ही रहेंगे और अपने बेटों के सामने पेश कर देंगे। गुस्से से भरी कमाल साहब की आवाज़ पर नूरुल ऐन ने कदम पीछे लिए। अलीफ और टीना उससे देख रहे थे, जो दरवाजे के पीछे खड़े आदमी से चुप रही थी, और नूरुल ऐन को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। आगे कुआं तो पीछे खाई। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसके लब बढ़ाए और वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगी कि अचानक पीछे से अलीफ ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वहशत से पहली आंखों के साथ वो फड़फड़ा कर रह गई। टीना, इसका दुपट्टा उठाओ और बाहर जो भी हो उससे पूछो क्या काम है। उससे नूरुलैन को दरवाजे की साइड करते उसका दुपट्टा टीना की तरफ फेंका, और नूरुलैन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो हाथ पैर मारने की कोशिश करती नाकाम हो रही थी। उसकी पुश्त अलीफ के चौड़े सीने से लगी थी। कद में छोटी होने की वजह से वो उसके लंबे कद और मजबूत बाजू में छुप सी गई थी। टीना ने एक खा जाने वाली नजर नूर पर डालकर उसका दुपट्टा ओढ़ा और दरवाज़ा खोला। क्या है? वो गुस्से से कमाल साहब से बोली। कमाल साहब ने उसके दुपट्टे को देखा और फिर उसे। क्या अभी इस रूम में आप दाखिल हुई थी? उन्होंने पूछा। हाँ, क्यों, कोई काम है आपको? उससे अब्रू उचकाकर पूछा। नहीं सॉरी बेटा, मैं समझा मेरी बेटी है, उसकी शक्ल आपसे मिलती है, बहुत तो गलत फहमी हो गई। माजत करते कमाल साहब ने एक नज़र उसके पीछे रूम में देखते हिस्से पर डालकर वहां से चला गया, तो टीना ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। शायद गलत फहमी हो गई थी। कमाल साहब बड़बड़ाए और अपनी आज की नई डील को सोचते मुस्कुराकर लिफ्ट में दाखिल हो गए। टीना ने दरवाज़ा बंद करते पहले दुपट्टा अलीफ की जानिब नूरुल ऐन पर फेंका, पर वो अपने हवास खो चुकी थी और अलीफ के बाजू में झूल रही थी। लो, शुरू हो गया इन मिडिल क्लास लड़कियों के ड्रामे। टीना ने अलीफ के बाजू में उस सिलकश सी छोटी लड़की को बेहोश देखकर बेसारियत से कहा और जाकर बेड पर बैठ गई। अलीफ उस पर एक नज़र डालकर नूरुल ऐन को बेड पर डाला और उसके ऊपर कंफर्टर डाला। तुम इसे बाहर फेंको अब। टीना उसे बेड पर देखकर खुद उठ खड़ी हुई और तल्ख लहजे में बोली। इसे होश आने दो। अलीफ ने नूरुल ऐन के मासूम चेहरे को देखते कहा। व्हाट? अगर इसे रात तक होश ना आया तो क्या अपने पास रखोगे? कहीं इसके हुस्न को देखकर नीयत तो खराब नहीं हो गई? वो चलकर बोली। नहीं, इसके पास बैग है, वहां से इसके घर का एड्रेस ले लेंगे। टीना की बात पर उसका जबड़ा तन गया और दूसरी तरफ बेड पर पड़ी अपनी शर्ट को उठाकर पहनते बोला, जो वो सोने से पहले हमेशा उतार कर सोता था। अब भी सो रहा था कि अचानक टीना आ गई और वो उसके गले में पड़ गई। वैसे वो चाहता भी यही था, उसका काम आसान कर दे। टीना ने आगे बढ़कर बटन बंद करते उसके हाथ बीच में ही रोक लिए, तो अलीफ ने उसके चेहरे को देखा जहाँ आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। फिर उससे नूरुल ऐन को देखा जो बेड पर बेहोश पड़ी थी। टीना वापस उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी, पर अलीफ ने गर्दन घुमाकर बीच में ही उसके हाथ रोक दिए। वो बेहोश है डार्लिंग, सरगोशी में कहती उसके हाथ थाम लिए कि अचानक धाड़ से रूम का दरवाज़ा खुला और नदीम अंदर दाखिल हुआ।
टीना एकदम घबराकर अलीफ से दूर हुई और हैरत से नदीम को देखने लगी, जो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वो पार्क आई थी। अलीफ ने अपनी शर्ट झटक कर बटन बंद किए। मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था, धोखेबाज। नदीम ने आगे बढ़कर टीना के शोल्डर कट बालों को मुट्ठी में जकड़ा और गुस्से से धाड़ा। वो करा कर रह गई। तुम गलत समझ रहे हो नदीम, ऐसा कुछ नहीं है। अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए दर्द से बोलने की कोशिश करने लगी। गलत तो मैं पहले था। रूम में चलो सही, तुम्हें मैं समझा दूंगा। उसे दरवाजे की तरफ धकेलते हुए उड़ाया और खामोश खड़े अलीफ की जानिब बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की? अलीफ की कॉलर की जानिब हाथ बढ़ाते वो धाड़ा, जब बीच में ही अलीफ ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये मेरा रूम है, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं घुसा। और दूसरी बात, मैं सो रहा था। उसके हाथ को झटकते वो बोला तो नदीम ने बेड की जानिब देखा और वहीं साकित हो गया। ब्लाइंड ब्यूटी। वो बड़बड़ाया और फिर अलीफ को देखने लगा, जो ना समझते उसे देख रहा था। ये वो बगैर कुछ कहे रूम से निकला। टीना भी उसकी पागलों वाली हालत को देखते उसके पीछे हुई। उनके जाते ही अलीफ ने रूम लॉक किया और एक नज़र नूरुलैन पर डाली, फिर टेबल के करीब रखी मोबाइल उठाई। हाँ सईर, काम हो गया। मुझे यकीन है नदीम से बात ब्लैक किंग तक जरूर पहुंच जाएगी कि ब्लाइंड ब्यूटी कराची में है। आहिस्ता से बात करता वो नूरुलैन के करीब आया और पास बैठा। मोबाइल साइड टेबल पर रखते उससे मुस्कुराकर नूर के चेहरे पर बिखरी लटें हटाई और उसकी घनी पलकों को देखा। थैंक्स आने के लिए। कहकर उससे पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर छींटे मारी। उठो लड़की। उसकी पलकों में हरकत देकर उसने उसके गाल थपथपाई। भारी आवाज पर कुछ ना समझती नूरुल ऐन आंखें खोलने लगी, पर हुद पर झुके उस अजनबी को देखकर उसके मुंह से चीख निकली कि इससे पहले ही अलिफ ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। श्श, उठो और अपने घर जाओ। आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं, वरना अभी तो छोड़ दिया पर दोबारा। उस पर झुके ही वो कहने लगा और नूरुल ऐन होप से उसकी सुर्ख आंखों को देखने लगी। आइंदा कभी किसी के रूम में घुसने से पहले 1000 बार सोचना। उसके फूले गाल पर उंगली रखकर कहा और उसके पास से उठकर बाथरूम में बंद हो गया, ताकि वो बगैर खौफसदा हुए वहां से निकल जाए। सांसें बंद किए पड़ी नूरुलैन उसके जाते ही एकदम उठी और अपने ऊपर से कंफर्टर हटाकर अपने ये दुपट्टा ठीक कर दी। बेड से जल्दी से उठी, पास पड़े जूते पहनकर एक ही सांस में वो रूम से बाहर भागी और होटल से बाहर आकर ही लंबे लंबे सांस लेने लगी। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? और ये आदमी, वो लड़की। उसका आंसू फिसलकर गाल पर गिरा, पर उसे अपना पर्स याद आया। उफ, उसे तो मैं उस आदमी के रूम में ही छोड़ आई। उससे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा और नफ़ी में सर हिलाते वहां से भाग निकली। अलीफ के हुक्म के मुताबिक शकील नूरुलैन के पीछे ही था। उसे सही सलामत घर छोड़कर वापस आए। अलीफ जब रूम से बाहर निकला तो कमरे में उससे ना पाकर मुस्कुरा दिया। वो चलता बेड के करीब आया कि अचानक उसे नूरुलैन के पर्स की याद आई, तो उसे दरवाजे की साइड पर देखा, जहाँ उसका ब्लैक कलर का पर्स पड़ा था। उससे चलकर वहां से पर्स उठाया और देखते टेबल पर रख दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? साइड लॉन्च में दाखिल होते सर पकड़े बैठी हुरुलैन को देखते पूछा। हुरुलैन ने जल्दी से साइड की आवाज़ पर टुपटुपाई आंखें उठाई। क्या हुआ है एन? उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर फिक्रमंदी से पूछा। हुरुलैन ने मुंह खोला ही था कि पीछे किचन से आती मुस्कान बोली, हुरुलैन को सर में दर्द है, तो मैं ये कॉफ़ी बनाकर लाई हूँ, सोचा दर्द कम हो जाए। उससे कहते कॉफ़ी का कप सामने टेबल पर रखा। साइड ने उसकी बात पर गुस्से से उसकी जानिब देखा। मुस्कुराती मुस्कान की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई उसकी आंखों में गुस्सा देखकर। कैसे दर्द पड़ा सर में? मैं तो सुबह इसे ठीक छोड़ कर गया था। वो उठकर मुस्कान के मुकाबले आया। वो कदम पीछे हटा गई। वो साइर। उसे समझ ना आया कि क्या कहे, तभी डरती पीछे हो रही थी। बताओ। वो धाड़ा। मुस्कान तो मुस्कान, हुरुल ऐन भी डर गई। साहिर, मैंने कुछ नहीं किया, वो अचानक इसे दर्द होने लगा। खुश होते लबों पर जुबान फेरकर उससे सफाई दी। अब क्या बताती कि वो इतनी नाजुक मिजाज थी कि एक दिन उससे बात करने से यह हाल था। साहिर ने उसके झूठ पर लब भींचकर उसे वार्न किया। तुम्हारा सिर्फ काम इसके साथ रहना है, तो इस पर पूरा ध्यान दो। मुस्कान ने जल्दी से सर हिलाया और उसके जाओ यहाँ से कहने पर चली गई। खाना खाया तुमने एन? बाजू से पकड़कर उसे उठाते पूछा। वो जो पहले ही डरी हुई थी जोरों शोर से सर हिलाने लगी। साहिर उसकी हरकत को देखकर मुस्कुराया और साथ लेकर रूम में आ गया। तुम्हें हमारी डील याद है ना? रूम में आकर उसी कमरे में बांसुरी डालकर उसे खुद के करीब कर पूछा। हाँ, याद है। और उसके अचानक करीब आने पर सीने पर हाथ रखकर चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गई, पर उसकी तेज सांसें गर्दन पर महसूस करती वो सहम गई।
साहिर अपने बाजू में उसकी कपकपाहट महसूस करके उसके चेहरे को देखने लगा जो सर पड़ गया था। आओ, तुम्हें सर दर्द की दुआ दूं, फिर आराम करना जब तक मैं फ्रेश हो जाऊं। उससे अलग होकर वो बोला तो हूर ने अपना रुका सांस बहाल किया। वो हरासा उसके बिठाने पर बैठ गई, पर हाथ अभी भी कांप रहे थे। सही है हूर, इस तरह से जल्दी आज़ादी मिलेगी, उसे दिल में सोचा और हाथ की मुट्ठियां भींची। साहिर ने उसे दवाई खिलाकर तकिए पर उसका सर रखकर उसके ऊपर कंफर्टर डाला। हूर लहन जल्दी से उसकी तरफ से करवट बदल गई। साहिर उसकी पुष्प पर बिखरे बाल देखकर मुस्कुराया और वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालने लगा, क्योंकि कोट के अंदर पहनी शर्ट पर कहीं कहीं ऊन के निशान लगे हुए थे। वो दोनों किचन में आ गए थे और रूलैन को डर लग रहा था, पता नहीं कैसा बनेगा और वो कर भी पाएगी कि नहीं। शुरू करें? शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करते उससे पूछा। रूलैन ने इस बात में सर हिलाया और अपने खुले बालों का जूड़ा बनाने लगी। रहने दो इन्हें। साइड ने उसके बाल बांधते हाथ देखकर रोक लिए और रूलैन आहिस्ता से पीछे हुई। क्या बनाओगी आज? एप्रन उठाते पूछा और एक खुद बांधने लगा, दूसरा हुरुलैन का रुख अपनी तरफ करते बांधने लगा। और हुरुलैन वो पूरी उसके हजार में आ गई थी, बस सांस रोके खड़ी रही, उसकी पलकें लरस रही थी। तुमने बताया नहीं, क्या बनाओगी एन? एप्रन बांधकर उसे अपने सहरंगेज हसार से आजाद किया और एक बार फिर पूछा। मुझे नहीं पता। सांसों में उसकी परफ्यूम की खुशबू पर वो अपना सांस बहाल करते बोली और हाथ मरोड़ने लगी। साइर ने उसके जवाब पर अवरोश खाए। तो पता करो, अगर आज़ादी चाहिए। वो कहकर खुद रात के लिए डिनर बनाने लगा और परेशान काउंटर से पीठ लगाकर सोचने लगी कि क्या करे। उसे तो कुछ आता ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी माँ के साथ हल्का फुल्का काम कर लिया करती थी, जैसे कोई चीज़ पकाई और वो साथ खड़ी रहती तो टेस्ट करके उन्हें जायका बताती, और उसे नाम आते थे कुछ कुछ। अब क्या करे, वो अपना निचला लब दांतों में दबाए अजीब अजीब रेसिपी सोचने लगी। सब्जी वाला चाट कैसा रहेगा, जैसे मलाई चाट, फ्रूट चाट और सब्ज चाट। उससे चुटकी बजाई। पास ही खड़ा साहिर उसकी मुस्कुराहट और चुटकी को देखने लगा। पता हो गया? बेसन उसकी नाक पर लगाते पूछा। हाँ, पर मेरी तरफ से है। हूर सीधी होकर खड़ी हुई। तुम्हारी तरफ से मतलब? वो नासमझी से बोला। मतलब ये कि खाना मुझे बनाना है, आपने सिर्फ टेस्ट करना है, तो आप सिर्फ टेस्ट करके बताएंगे, बाकी कोई आवाज़ या रोक टोक नहीं, मंजूर? उससे हाथ आगे किया मिलाने तेल के लिए। मंजूर है। साहिर ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा और घुमाकर अपने आगे खड़ा किया। हुरुलैन उसे खींचने पर अचानक से गिरते गिरते बची, ऐसा उसे लगा, और उसके सीने से अपनी पुश को दूर करने की कोशिश करती नर्वस हो गई। ये क्या है सईर? वो काउंटर पर हाथ रखकर आगे को खिसकी, पर वो बिल्कुल उसके हजार में थी। ये तुम्हारी हेल्प है, जाहिर है तुम्हारी हेल्प मुझे करनी है ना। उसके आगे रखे कुछ बालों को उंगली की मदद से पीछे करते आहिस्ता से बोला। हुरुलैन की हथेलियां पसीने से नम हो गई और उसके लब कांपने लगे, पर दूसरी तरफ किसे फर्क पड़ता था। अच्छा तो बताओ, क्या सोचा है पहले दिन अपने शोर को खिलाने के लिए? सामने से अपने बनाने के लिए काटी गई सब्जियां हटाकर उससे पूछा। अपनी हथेलियां आपस में रगड़ते वो झिझकते बोली। सब स्टार्ट। सही ने हैरत से उसके सर को देखा। ये कौन सी डिश है एन? हुरुल ऐन शर्मिंदगी से लब काटने लगी जो सुर्ख हो गया था। मैंने कहा था मुझे बनाना है, उससे अपनी ढीली याद दिलाई। ओके, पर बताओ क्या डालना है इस सब स्टार्ट में? उसके बाद से एग्री करते बोला। हुरुल ऐन मुस्कुराहट दबाकर बोली। सब्जी, क्रीम और चाट मसाला। उसकी बात सुनकर साहिर का दिल किया कहका लगा दे, पर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी हिम्मत टूट जाती। ओह, फ्रूट चाट का भाई सब स्टार्ट, राइट? उसने उसकी बताई कि अशिया निकाल कर दी और गैर संजीदा से बोला। हूर सर हिलाकर रह गई, वो तो साहिर के इतने करीब होने पर घबराहट का शिकार थी। ये रही सब्जियां। साहिर फ्रिज से सब्जियां निकालकर काउंटर पर रखी। उसके दूर होते ही हुरुलैन साइड हो गई। साहिर ने उसे जगह से दूर खड़ा देखकर मुस्कुराया और अपनी भूरी आंखों में सर्दपन पर एक पल को मूंदी और फिर खोलकर उसे देखा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती एन। उसके बाजू से पकड़कर वापस अपने बराबर किया और उसे घुमाकर छड़ी हाथ में दी, और हुरुलैन ने भी पलकें भी नहीं झपकाई थी, वापस उसके हजार में आकर सांस रोकती रह गई। तो फिर मैं ये डिश क्यों बना रही हूँ? उसके सख्त हाथ की मजबूत गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती मरी हुई आवाज़ में बोली। उसके सवाल पर साहिर उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखी और उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू का आसार मजबूती से डाल लिया। तुम्हें अपने करीब करने के लिए। उसके कान में सरगोशी से बोलकर
हुरुलैन को फ्रीज कर दिया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मुझे जाना है, वो भराई आवाज़ से बोली। जाना है तो अपनी किस्मत आजमा लो। कुकिंग पर। छुरी की नोक से उसके आंसू गाल से साफ करते हूर की सांसें रुक गया। पर आप कह रहे थे कि मैं। अपने हाथ में मौजूद छड़ी और उस पर साहिर की गिरफ्त से अपने निचले लब पर छुरी की नोक को रुकते देखकर वो मज़ीद कुछ बोल ही ना पाई। काटें। भारी सरगोशी पर उसकी रूह काम करेगी और आंखें वहशत से फैल गईं। "क- क्या?" उसकी आवाज़ हलक में दब गई। सब्जी। उसके गाल पर उससे लब रखे और कमर से हाथ हटाकर काउंटर पर रखे। हुरुल ऐन के दिमाग में कुछ यादें ताज़ा हुईं जिन पर वो गहरा सांस भर कर रह गई। उसे इस बात का यकीन करना चाहिए कि वो उसे तकलीफ नहीं दे सकता, ना अब ना पहले। अगर ये बुरा बना तो। साहिर के हाथों की गिरफ्त में अपने हाथों से सब्जी काटते हुए उसने सोचा। फिर जवाब जो अंदर से आया उस पर नाक चढ़ा कर रह गई। वो सोचों में गुम काम कर रही थी कि साहिर ने अचानक उसके मुंह में खीरे का टुकड़ा डाला। वो घबरा गई। इन्हें मिक्स तुम करोगी या मैं करूं? सब्जी काट कर उसने पूछा। हुरुलैन की तो जैसे दिल की मुराद बनाई। आप कर ले, वो जल्दी से बोली और वहां से साइड होने लगी। जब फिर उसका हाथ उसकी गिरफ्त में आ गया। ठीक है। वो मसरूफ सा बोला और हुरुलैन दांत पीस कर रह गई। काटी गई सब्जियां और क्रीम चम्मच से हूर का हाथ वापस से पकड़कर मिलाते वो एक बाजू उससे गिरती रहने दिया। मसाला तुम डालोगी या मैं? फिर से पूछा गया और हुरुलैन का दिल किया अपना सर फाड़ दे। फिर आहिस्ता से बोली, आप। और फिर उसका हाथ पकड़कर मसाला डाला। हो गया अब, उसे वहीं खड़ा देखकर हुरुलैन बोली। हम्म। वो सर हिलाकर उससे दूर हुआ और उसे पकड़कर उसके और अपने हाथ वॉश किए। तुम सीधा डाइनिंग टेबल पर जाओ, मैं आता हूँ। उसका एप्रन खोलते उसके गाल थपथपाकर उसे सामने किया और हुल एन सर हिलाकर कुछ दूरी पर मौजूद डाइनिंग टेबल पर आई और एक चेयर को हाथ की मदद से पीछे खिसकाकर उस पर बैठ गई। तब तक साहिर की नजरें उस पर टिकी रहीं। वो सिर्फ 2 बार डाइनिंग टेबल पर आई थी और उसे याद हो गया था कि वो कहाँ है। उसने सीधा कहा था पर वो साइड पर थी। उसे सबकी इस चाट का कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही वो किसी दूसरे के हाथ का खाना खाता था। पर पता नहीं क्यों उरुल एन को कह दिया खाना बनाने का। वो सोचा संजीदगी से अपने और उसके लिए कुछ और बनाने लगा था क्योंकि उसके चाट को टेस्ट करने के बाद खाने की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली थी।